नमस्कार, कैसे हो आप सब। प्रशिक्षण क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अलका सिंह आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने आपको बताया था कि हम आपके लिए सुपर 30 बैच लेके आए हैं और जिसमें मैं आपको बायो के सेक्शन को कवर करा रही थी। तो PYQ क्वेश्चंस के क्रम में आगे बढ़ते हुए आज मैं आपके लिए PYQ क्वेश्चंस लेके आई हूँ जो कि एग्जाम्स में पूछे गए हैं, खास करके RRB के एग्जाम्स में। तो देखिए, अब इस टॉपिक पे आने से पहले मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ बताना चाहती हूँ, शायद एग्ज़ाम में भी आ सकता है। तो ये वैसे मेरा टॉपिक तो नहीं है, बट मैं आपकी जानकारी के लिए बस बता देती हूँ कि ऑस्कर सबसे ज़्यादा कौन सी मूवी को मिला है, क्या कोई बता सकता है। 5 ऑस्कर अवार्ड मिला है उसको, तो अनोरा को मिला है। ठीक है, ये रही आज की इम्पॉर्टेंट न्यूज़। अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है आज का कि किसी जीव के विशेषक पर किसका प्रभाव पड़ता है। What influences the traits of an organism? Only parental DNA, only maternal DNA, DNA of both maternal and paternal, either maternal and DNA or not पैटर्नल DNA। तो बताइए कि राइट आंसर क्या है। जो हमारी बॉडी है या जो बच्चे होते हैं उन पर सबसे ज़्यादा प्रभाव किसका पड़ता है या किसका प्रभाव पड़ता है, तो उस पर माँ और पापा दोनों का प्रभाव पड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, सी। ठीक है, अच्छा, हम सब जानते हैं कि हमारी बॉडी में DNA क्या पाया जाता है, अनुवांशिक पदार्थ के रूप में पाया जाता है। और ये क्या करता है, ये माता पिता से उनके लक्षणों को उनके बच्चों में पहुंचाता है। तो जाहिर सी बात है कि जब DNA माँ बाप दोनों का होगा तो बच्चे में जो लक्षण दिखाई देंगे वो दोनों के दिखाई देंगे, माँ और पापा दोनों के। तो इसका करेक्ट आंसर सी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किसी कोशिका में मौजूद सबसे बड़ा कोशिकांग कौन सा है। विच इज द लार्जेस्ट ऑर्गेनेल प्रेजेंट इन सेल। अब देखिए, जो सेल होती है, ये रही सेल, ये रहा सेल वॉल, इसके अंदर बहुत सारे पदार्थ पाए जाते हैं जो द्रव में तैरते रहते हैं। ठीक है, तो इस पदार्थ में एक न्यूक्लियस से चिपका हुआ पदार्थ पाया जाता है जिसको कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, ये न्यूक्लियस से बिल्कुल सटा हुआ होता है। ये क्या करता है, ये प्रोटीन सिंथेसिस का काम करता है, लिपिड सिंथेसिस का काम करता है। ठीक है, और साथ में ये जो हमारे शरीर में जहरीले पदार्थ होते हैं उनको भी बाहर निकालने का काम करता है। तो ये जो संरचना आप देख रहे हैं ना, ये संरचना ही सबसे बड़ी कोशिकांग होती है। तो ए राइट आंसर है। ठीक है, और देखिए, बात हो रही है माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी का और न्यूक्लियस, नाभि, ये मैंने जो बनाया है ये न्यूक्लियस है। और यहाँ पे देखिए ऐसे छोटे छोटे पैकेट के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया पाया जाता है और गोल्जी बॉडी ऐसी संरचना पाई जाती है प्लेट की तरह। ठीक है, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस कोशिकांग को कोशिका का प्रोटीन कारखाना कहा जाता है। Which organelle is called the protein factory of the cell? हरित लवक, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम। देखिए, जैसे मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था, अभी फिर से मैं आपको बताती हूँ अच्छे से। हमारी जो कोशिका होती है ना, उसमें राइबोसोम ऐसे साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव्य में तैरते नहीं रहते हैं, ये चिपके हुए होते हैं। ठीक है, ये किससे चिपके रहते हैं, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना, उसकी सरफेस से चिपके हुए होते हैं, छोटे छोटे। ठीक है, ये ऐसे सरफेस से चिपके हुए रहते हैं। और कुछ जो राइबोसोम्स होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं। ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया, इसके अंदर वो पाए जाते हैं। ठीक है, ऐसे माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर ऐसे अंदर चिपके रहते हैं।
तो इनका जो काम होता है, इनका काम होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करना, संश्लेषण करना। अच्छा, अब बता सकते हैं राइबोसोम कितने टाइप के होते हैं? तो राइबोसोम 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है 70S टाइप का राइबोसोम, जो कि किसमें पाया जाता है? प्रोकैरियोटिक एनिमल में पाया जाता है। और दूसरा होता है 80S टाइप का राइबोसोम, ये पाया जाता है यूकैरियोटिक सेल में, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? राइबोसोम। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट सब जानते हैं कि ये पौधों में पाया जाता है। लाइसोसोम के बारे में भी मैं आपको भी आगे के क्वेश्चंस में बताऊंगी कि लाइसोसोम्स का काम क्या है। माइटोकॉन्ड्रिया, मैंने अभी बताया कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ये ऊर्जा देता है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? राइबोसोम। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से अर्धसूत्र के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? इट मीन्स कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मियोसिस इज नॉट ट्रू। यहाँ पे बात हो रही है कि मियोसिस की क्रिया में ऐसा कौन सा, दिए गए ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट नहीं है। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट क्या है कि अर्धसूत्रट 2 चरणों में होता है। मियोसिस अकर्स इन 2 स्टेजेस, जो कि बिल्कुल गलत है, ठीक। अर्धसूत्रट के, अरे सॉरी, करेक्ट है ये बिल्कुल। अर्धसूत्रट के परिणाम स्वरूप को परिणामी कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या 2 गुनी हो जाती है। एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन रिजल्टिंग सेल डबल्स। तो ये बिल्कुल ही गलत है। कभी भी मियोसिस में क्रोमोसोम की संख्या दुगनी नहीं होती, ठीक है। तो ये ही इस क्वेश्चन के लिए ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि ये डुप्लीकेट नहीं होती है, या मियोसिस होता भी है तो किस में होता है। तो देखिए, जो मियोसिस होता है ना, ये सिर्फ और सिर्फ टेस्टिस में और ओवरी सेल में होता है, ठीक है। सिर्फ इसी में होता है, जो सेक्स सेल होते हैं उसी में इसका डुप्लीकेशन होता है। अब बात करते हैं कि ये सेल्स बट के क्या बनाती है। तो देखिए, जब एक सेल डिवाइड होती है तो ये 2 सेल, फिर ये 2 सेल डिवाइड होके क्या बनाती है? 4 सेल बनाती है। ऐसे करके ये किसका फॉर्मेशन करती है? ये फॉर्मेशन करती है युग्मनज का, ठीक है, गैमीट का, जिसको कहते हैं गैमीट, युग्मक सेल का फॉर्मेशन करती है। अब ये युग्मक सेल आगे वापस से डिवाइड होते 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 किसका फॉर्मेशन करती है? फीटस का। फिर ऐसे ही हमारी बॉडी की जो संरचना होती है वो विकसित होते जाती है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन में ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल भी गलत है कि गुणसूत्रों की संख्या दुगनी हो जाती है। अच्छा, ये बताइए, अगर गुणसूत्रों की संख्या दुगनी हो जाएगी टेस्टिस और ओवरी में, तो जब वो फर्टिलाइज करेंगे तो फिर जो सेल बनेगा वो क्या होगा? वो तो 4 टाइम्स हायर होंगे। तो फिर गुणसूत्रों की संख्या क्या होगी? बहुत ज्यादा हो जाएगी बच्चों में। तो इसलिए ये बिल्कुल भी गलत है, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। किस कोशिकांग ऑर्गेनेल को कोशिका का मास्टर कहा जाता है? विच सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड द मास्टर ऑफ द सेल? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियोलस एंड नाभिक। बताइए इसका राइट आंसर क्या है किसी को? तो देखिए, इसका राइट आंसर है न्यूक्लियस। अभी मैंने सेल का आपको फिगर बनाया था, ये रहा सेल, इसमें रहता है न्यूक्लियस, ठीक है। अब इस न्यूक्लियस में क्या पाया जाता है? तो इस न्यूक्लियस में डीएनए और आरएनए। लेकिन क्या सभी में आरएनए पाया जाता है? तो नहीं, आरएनए पाया जाता है वायरस में। वायरस के न्यूक्लियस में आरएनए पाया जाता है, ठीक है। तो जो बाकी के बचे सेल्स होते हैं
उनमें डीएनए, और डीएनए किस रूप में पाया जाता है? क्रोमोसोम, गुणसूत्र के रूप में। अब ये क्रोमोसोम क्या करता है? इस क्रोमोसोम का काम क्या है? ये माता पिता से गुणसूत्रों को उनके बच्चों तक पहुंचाता है, और बच्चों तक पहुंचाने का कारण क्या होता है? कि जो माँ बाप के लक्षण हैं वो उनके बच्चों तक पहुंचे। कहते हैं ना कि ये जेनेटिकली बहुत स्ट्रॉन्ग चाइल्ड है या बहुत वीक है, तो ऐसे कैसे पॉसिबल है? ये इसलिए पॉसिबल होता है क्योंकि जो क्रोमोसोम में जीन होते हैं वो माँ बाप से उनके बच्चों में जाते हैं। अच्छा, कभी कभी आप लोगों ने सुना होगा कि कभी कभी लोग कहते हैं कि अरे ये बच्चा तो अपने नानी पे गया है, दादा पे गया है। तो वो कैसे कहते हैं? भाई, जब हम बात कर रहे हैं कि माँ बाप के लक्षण बच्चों में जाते हैं, तो दादा दादी या नाना नानी के लक्षण या मामा के लक्षण ये कैसे चले जाते हैं बच्चों में? ये जाते हैं जंपिंग जीन की वजह से। ठीक है, जंपिंग जीन की वजह से। जंपिंग जीन क्या करता है? ये माँ बाप के लक्षणों के अलावा जो उनके पूर्वज होते हैं उनके लक्षणों को पहुंचाता है बच्चों तक। ठीक है, इसीलिए कभी कभी नाना नानी और दादा दादी के लक्षण उनके बच्चों में दिखाई देने लगते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिका में अधिक मात्रा में पाया जाने वाला अणु है? Which cell organelle is called the master of the cell? निम्नलिखित में से, ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि कोशिका में अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। ठीक, तो देखिए कोशिका में सबसे ज्यादा पाया जाता है जल। और वो क्यों? देखिए ये रहा कोशिका न्यूक्लियस। तो ये जो कोशिका का ये वाला पार्ट होता है इसमें द्रव भरा रहता है, जल भरा रहता है, और इस द्रव में सारे ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो तैरते रहते हैं। ये रहा माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, ठीक है, ये सब क्या करते हैं? ऐसे फ्लोटिंग रहते हैं, तैरते रहते हैं। ये रहा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका मतलब कि जो एक सेल होती है उसमें सबसे ज्यादा पाया जाने वाला पदार्थ जल है। और वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो कोशिका की वॉल होती है वो परमिएबल होती है, पारगम्य होती है। वो चीजों को कोशिका की वॉल से बाहर और अंदर ले आती है। बट ऐसा नहीं है कि सारे सामान को या सारे पदार्थों को वो बाहर अंदर कर रही है, वो सेलेक्टेड पार्टिकल्स को ही अंदर और बाहर करती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो गया? जल, वाटर। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है। द रीजन फॉर द एक्सट्रीम डाइवर्सिटी इन ऑर्गेनिज्म इज। तो देखिए अनुकूलन, ये क्या है? अडॉप्टेशन। जब हम किसी भी परिस्थिति के साथ खुद को ढाल लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं? अनुकूलन। ठीक, सहभागिता, सिम्बायोसिस। जब दो लोग अपने अपने स्वार्थ के लिए एक दूसरे के साथ रहते हैं तो उसको कहते हैं सहभागिता। ठीक है, सिम्बायोसिस। अब बात करते हैं म्यूटेशन की, उत्परिवर्तन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उत्परिवर्तन। यहां बात क्या हो रही है कि अत्यधिक विविधता। देखिए हम सब जानते हैं कि सृष्टि पे बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनके कैरेक्टर बिल्कुल डिफरेंट है, एक दूसरे से मिलते नहीं, लेकिन उनका इन्वायरमेंट उनकी बॉडी के हिसाब से ही ईश्वर ने भेजा है। जैसे कि जो कोल्ड एनिमल होते हैं वो उस प्रदेश में रहते हैं जहां पर ठंड ज्यादा होती है, उनकी बॉडी उस हिसाब से एडजस्ट रहती है। हम मनुष्य यहाँ पे रहते हैं, क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी इसके लिए अनुकूल है। तो यहाँ पर बात हो रही है कि जीवों में विविधता के कारण ही उन्हें अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। और इससे क्या कहते हैं? इस सिस्टम को क्या कहते हैं? इकोसिस्टम, पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र, इसके अंदर सभी जीव अपनी अपनी परिस्थिति के हिसाब से रहते हैं और अपने इन्वायरमेंट के साथ क्या करते हैं? अनुकूलन करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया? उत्परिवर्तन। अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है।
निम्न में से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होता? अब बताइए, बंदर, चीता, तितली, छिपकली। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव सेक्स क्रोमोसोम? पता है इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है छिपकली। छिपकली के पास सेक्स क्रोमोसोम नहीं होते हैं। इट मीन्स कि जो उसके बच्चे होते हैं ना, वो क्रोमोसोम की वजह से मेल या फीमेल नहीं होते हैं। वो किसकी वजह से होते हैं? वो होते हैं टेम्परेचर की वजह से। मीन्स कि छिपकली के जो बच्चे होते हैं उनका सेक्स कौन डिसाइड करता है? टेम्परेचर डिसाइड करता है। ठीक है, उनका सेक्स कौन डिसाइड करता है? टेम्परेचर डिसाइड करता है। ठीक, अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे कि जंतु कोशिका में निम्न में से क्या अनुपस्थित होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एब्सेंट इन एनिमल सेल? बताइए इसमें क्या राइट है? तो इसमें राइट है सेल्यूलोज की कोशिका भित्ति। अच्छा, आपको जब आप मेरी पेट क्लासेस पढ़ेंगे उसमें जाएंगे तो मैं आपको सेल में बताऊंगी कि प्लांट सेल और एनिमल सेल कैसे एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ठीक है, तो अभी यहाँ पे हम बात करते हैं कि जंतु कोशिका की बात हो रही है यहाँ पे कि जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? हाँ, एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। तो देखिए, एनिमल सेल्स जो होता है उसमें कोशिका भित्ति नहीं होती है। ठीक है, ये पादप में होता है, प्लांट्स में होता है। और ये जो कोशिका भित्ति होती है किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी होती है। और ये सेल्यूलोज जो होता है ये हमारी जो बॉडी होती है, मनुष्य, जंतु इसका पाचन नहीं कर पाते। मनुष्य क्या करते हैं? इसका पाचन नहीं कर पाते हैं। और हमारा जो सेल होता है उसमें क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता, इसमें पाया जाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, और क्या पाया जाता है? कोशिका झिल्ली, और पाया जाता है इसमें कोशिका झिल्ली। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये जो पाया जाता है कोशिका भित्ति सेल्यूलोज का, ये किस में पाया जाता है? पादपों में। ये जंतु कोशिका का पार्ट नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना। निम्न में से किस कोशिकांग को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं? Which of the following is absent in animal cells? एनिमल सेल्स में दिए गए ऑप्शंस में से कौन है जो पावर हाउस कहलाता है? तो हाँ, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आम है, कई हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसका तो आंसर आप लोगों को, हमको लगता है मैक्सिमम लोगों को पता होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। अच्छा, ये कोई बताएगा क्या कि ये माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये ऊर्जा को किस रूप में देता है? सेल को कौन सा फॉर्मेट होता है जो वो कोशिका को ऊर्जा देता है? किसी को पता है? कमेंट सेक्शन में आप लिख के बता दीजिएगा। तो वो है एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये क्या करता है? जो ऊर्जा होती है उसको एटीपी के रूप में देता है। मीन्स कि ये भोजन को ऑक्सीडाइज करता है, तोड़ता है, उसके बाद जो ऊर्जा जनरेट होती है वो एटीपी के रूप में जनरेट होती है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर सेकंड बी, माइटोकॉन्ड्रिया। ये रहा अगला क्वेश्चन हमारा कि पौधों में पाया जाने वाला नीला, बैगनी या लाल फ्लेवोनॉइड वर्णक किसकी उपस्थिति के कारण होता है? Which pigment is responsible for the blue, purple or red flavonoid coloration found in plants? तो केरोटीन, एंथोसायनिन, जैथोफिल्स, क्लोरोफिल, क्या है करेक्ट आंसर? क्या है? तो देखिए बहुत लोग सोच रहे होंगे क्लोरोफिल, बट यहाँ पे क्या किया गया है? कलर को डिफ्रेंशिएट किया गया है, नीला, बैंगनी, लाल, ये सब। क्लोरोफिल का काम का क्या होता है? किसी को पता है?
क्लोरोफिल का काम क्या होता है? क्लोरोफिल भोजन बनाता है, ना कि ये कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो एंथोसाइनिन इज अ राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखिए, जो एंथोसाइनिन होता है ये एक एंटीबायोटिक का भी काम करता है, ये पौधों को बैक्टीरिया से भी बचाता है, ठीक है। और साथ में ये क्या करता है, फूलों के कलरों को क्या, नीला, बैंगनी, लाल देता है। और वो क्यों देता है? वो इसलिए देता है ताकि इसमें पॉलिनेशन हो सके, प्लांट्स में पॉलिनेशन हो सके। पॉलिनेशन क्या है? पॉलिनेशन होता है कि जो मेल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं उनसे जो पार्ट्स निकलते हैं, एंथर से जो निकलते हैं फिलामेंट से, वो जाकर दूसरे प्लांट्स की ओवरी पे फर्टिलाइजेशन कर सके। तो उसी क्रिया को हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं जो कि पॉलिनेशन में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है, प्लाज्मा झिल्ली किसकी बनी होती है? और प्लाज्मा झिल्ली अभी मैंने आपको बताया था, तो प्लाज्मा झिल्ली पाया किस में जाता है? तो ये पाया जाता है सेल में, ये सेल में पाया जाता है। अब ये प्लाज्मा झिल्ली किस चीज से बनी होती है? तो देखिए, हमारा ये जो सेल होता है इसमें जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाए जाते हैं और राइबोसोम्स पाए जाते हैं, ये क्या करते हैं? ये प्रोटीन और लिपिड का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। प्रोटीन प्लस लिपिड का फॉर्मेशन करते हैं। ये प्रोटीन और लिपिड जो होती है ये ही क्या करती है? प्लाज्मा झिल्ली को बनाती है। इसका मतलब कि इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए बी दोनों है। इसका करेक्ट आंसर क्या है? ए बी दोनों। मीन्स कि प्रोटीन प्लस लिपिड मिलके किसका निर्माण करती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का निर्माण करती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी होती है? प्रोटीन से और लिपिड से। और ये किससे सिंथेसाइज होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स। देखिए, मैं बार बार ये चीजें इसलिए आपको बताती हूँ कि कभी कभी क्या होता है, हम कंफ्यूज हो जाते हैं और एग्जाम्स में बहुत से इजी क्वेश्चंस जो होते हैं ना वो भी मिस कर जाते हैं कंफ्यूजन की वजह से। तो बार बार बोलने का यही कारण है कि जब भी वो शब्द आता है तो मैं आपको ये कन्वे करा देती हूँ जिससे आपको एग्जाम में याद रहे। बार बार जब कोई चीज सुनते रहिए तो वो रिकॉल होता है, ठीक है। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट? प्रायः लघुत्तम स्वजीवी कोशिकाएं हैं। माइकोप्लाज्म की कोशिका भित्ति एमिनो शर्करा की बनी होती है। विषाणु सम एकल तंतु आरएनए अणु से बना होता है। रिकेट्सिया में कोशिका भित्ति नहीं होती। अब बताइए इसमें से क्या सही है, क्या करेक्ट है? तो इसमें से करेक्ट है ऑप्शन सी। क्यों? हम सब सुनते हैं कि हमारा जो आनुवांशिक पदार्थ होता है वो डीएनए होता है, करेक्ट। तो फिर इसमें मैं बात कर रही हूँ कि आरएनए को क्यों कह रही हूँ कि एकल तंतु के रूप में काम करता है। वो इसलिए काम करता है कि जो आरएनए होता है ना वो बहुत ही ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है डुप्लीकेशन में और डिवीजन में। ये अपनी बॉडी को परिवर्तित करता है और अपनी बॉडी को ब्रेक डाउन भी करता है। अब वायरस जो होता है ये एनिमल नहीं है, ठीक है। ये क्या है? ये जंतु और पादप के बीच की, अरे सजीव और निर्जीव के बीच की क्या है? ये कड़ी है, विषाणु। ये लिविंग भी होता है, नॉन लिविंग भी होता है। इसीलिए इसमें जो आरएनए होता है ना ये एज अ जेनेटिक पार्टिकल के रूप में काम करता है। जैसे हमारी बॉडी में डीएनए होता है वैसे ही विषाणु वायरस की बॉडी में आरएनए होता है, जो क्या करता है? इनकी संख्याओं को तेजी से बढ़ाता है। और आरएनए का भी मैंने बताया ना कि आरएनए डुप्लीकेशन करता है, अपनी संख्या को तेजी से बढ़ाता है, इसीलिए यह वायरस में पाया जाता है। यही कारण है कि वायरस जो संक्रमण होता है वो तेजी से बढ़ता है, बहुत तेजी से। तो ये इसका राइट आंसर क्या हो गया? विषाणु, ठीक है। अब अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं कि सामान्य मानव में गुणसूत्र कितने होते हैं। देखिए, हम अभी इस
क्वेश्चन के पहले आपको बताया कि हमारा जो आनुवंशिक पदार्थ होता है वो क्या होता है, डीएनए, और वायरस में क्या होता है, आरएनए। तो अब जब बात हो रही है, अच्छा फुल फॉर्म भी देख लीजिए एक बार आप लोग डीएनए का, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस पूछे गए डीएनए का फुल फॉर्म, आरएनए का। तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। और आरएनए का क्या होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड। और डीएनए क्या करता है, डीएनए एज अ आनुवंशिक पदार्थ, जेनेटिक पार्टिकल के रूप में ये काम करता है, ठीक है। और आरएनए का भी वही काम होता है, बट आरएनए और काम करता है, जैसे एंजाइम सिक्रीशन का काम करता है, ठीक है। ये प्रोटीन सिंथेसिस का भी काम करता है, ठीक। तो आरएनए के और भी काम होते हैं। अब बात करते हैं कि ये जो क्रोमोसोम है इसका क्या कनेक्शन है डीएनए से। तो देखिए जो हमारा न्यूक्लियस होता है ना, ये रहा न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में ऐसे थ्रेड लाइक क्या होती है, संरचना होती है, और वो आपस में एक दूसरे से ऐसे जुड़ी हुई रहती है। इस संरचना को क्या कहते हैं, क्रोमैटिन कहते हैं, ठीक, क्रोमैटिन कहते हैं। बट होता क्या है कि ये क्रोमैटिन ऐसे कुंडली कुंडली बना बना के ऐसे एक दूसरे से, देखिए इस तरह से जुड़ी रहती है। और यहाँ पे क्या होता है, सेंट्रोमियर, जिसको सेंट्रोसोम भी कहते हैं। ये सेंट्रोमियर क्या करता है कि इस संरचना को देखिए आपस में जोड़े रहता है, इसे ही कहते हैं गुणसूत्र। इस पूरी संरचना को क्या कहते हैं, गुणसूत्र, क्रोमोसोम। जब कोशिका का विभाजन होता है तो ये जो संरचना होती है, सॉरी पहले मैं इसको इरेज करती हूं, देखिए जब भी कोशिका विभाजन होती है तो ये जो गुणसूत्र की आप संरचना देख रहे हैं ना, इसमें जो 2 लेयर है यही डुप्लीकेट होता है। ऐसे नॉर्मली हम लोग फिगर में देखते हैं ना, गुणसूत्र ऐसा होता है, बट एग्जैक्टली कैसा होता है अभी मैंने आपको बताया था ना, ऐसे क्रोमैटिन थ्रेड आपस में ऐसे कुंडलित होके गुणसूत्र का फॉर्मेशन करते हैं। तो ये जो गुणसूत्र की संरचना होती है, जब हमारा सेल डिवाइड होता है तो ये क्या करता है, सेंट्रोमियर से, यहाँ पे सेंट्रोमियर से कनेक्ट होके ऐसे डिवाइड हो जाता है, ठीक है। दोनों जो बॉन्ड है, इनके जो दोनों आर्म्स है वो अलग हो जाते हैं इस तरह से, और ये जुड़े किससे रहते हैं, सेंट्रोमियर से जुड़े रहते हैं, ठीक है। तो ये सेंट्रोमियर वापस से, जब सेल वापस से विभाजित होती है तो विभाजित होते होते एक सेंट्रोमियर इसमें एक इसमें, ये दोनों मिलके फिर वापस से नए गुणसूत्र का निर्माण कर देती हैं। ये इस तरह की संरचना। तो ये जो गुणसूत्र होता है क्या सभी सेल में बराबर होता है या कैसे बटा होता है, या हमारी बॉडी में मानव की बात यहाँ हो रहा है, तो मानव में ये गुणसूत्र होते कैसे हैं, कितने होते हैं, ठीक है। तो मानव में नंबर ऑफ क्रोमोसोम होते हैं 46, बट इसमें भी 2 कंडीशन होती है। पहली कि जो ये गुणसूत्र होते हैं, ये देखिए 46 होती है, ये पेयर में होते हैं, हमेशा जोड़े में रहते हैं। तो इसीलिए नंबर ऑफ पेयर अगर पूछा जाए क्रोमोसोम का तो कितना होता है, 23, जिसमें से 22 होता है सोमैटिक सेल, ठीक है, और 1 होता है सेक्स सेल। अर्थात कि जो हमारी दैहिक कोशिका होती है, दैहिक कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, 44, और जो हमारा सेक्स सेल होता है उसमें कितनी होती है, 2। हम लोग जानते हैं ना एक्स और वाई क्रोमोसोम, ये एक्स वाई क्रोमोसोम क्या डिसाइड करते हैं, हमारे सेक्स को डिसाइड करते हैं कि हम मेल होंगे या फीमेल। फीमेल के लिए होता है एक्स और मेल के लिए होता है वाई, ठीक है। तो ये रहा आपका क्रोमोसोम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको इसमें बता दिया। अब पता है कभी कभी ये क्वेश्चन क्या घुमा के पूछता है कि सामान्य मानों में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है, तो वो नंबर नहीं देता 46। इसीलिए मैंने आपको ये कन्वे किया था कि जब जोड़े की बात, पेयर की बात करेगा तो ये नंबर आधा हो जाएगा, ये हो जाएगा 23। लेकिन जब कभी अगर बात करता है कि दैहिक गुणसूत्र कितने होते हैं,
तो दैहिक गुणसूत्र कितने होते हैं? 44। क्योंकि मैंने बहुत सारे एग्जाम्स में इसी क्वेश्चन को ना ऐसे घुमा के पूछते हुए भी देखा है, पूछा भी गया है कि दैहिक गुणसूत्र कितने होते हैं, तो वो होते हैं 44। और अगर पेयर में पूछेगा तो वो कितने होते हैं? 22 होते हैं। जस्ट हाफ कर देना है नंबर ऑफ क्रोमोसोम को, ठीक है, तो वो होते हैं 22। और कभी कभी क्या पूछता है कि सेक्स क्रोमोसोम कितने होते हैं, तो वो होते हैं 2, ठीक है। तो देखिए, इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बन रहे थे वो सब मैंने आज आपको बताए। अब फिर वापस से हम इसी तरह अगली क्लास में आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा और ऑप्शंस में जो भी और क्वेश्चंस निकल के आएंगे या बनेंगे वो भी हम आपको इसी तरह बताते हुए चलेंगे। तो बने रहिए हमारी अगली क्लास के साथ। थैंक यू सो मच।